ये दिया था कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। बिहार के संदर्भ में स्थानीय सरकार के कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन करें। बिहार के संदर्भ में स्थानीय सरकार के कार्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन इतना ही था। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था, पंचायती राज की क्या विशेषता है, इसके आधारभूत क्या प्रावधान किए गए थे। उसके बाद फिर जो है कि बिहार के संदर्भ में 1994 से आज तक क्या क्या विकास हुआ है, इस चीज को जान लेना है। पंचायती राज का मसला खत्म हो जाएगा। यही तो है। तो क्या क्या जो है कि आधारभूत प्रावधान किए गए हैं पंचायती राज में, ये बताइए। तो सबसे पहले आपको पता है कि पंचायती राज का जो मॉडल है हमारे यहाँ बहुत पहले से है। चोल साम्राज्य में भी ऐसा था। उसके बाद जो है कि रिपन साहब को जो है बोला जाता है, क्या कहते हैं, पंचायती राज का उसको जनक माना जाता है। उन्होंने मद्रास में पहले स्टार्ट करवाया था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्थानीय शासन की महत्ता को देखते हुए जो है कि आर्टिकल 40 में स्थानीय सरकार का प्रावधान करने का बात किया गया था। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय महात्मा गांधी जीवित नहीं थे। अगर वो जीवित रहते तो ये बात तय था कि जो पंचायती राज वाला सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ साथ ही लागू हो गया रहता। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 तक का वेट तो नहीं करना पड़ता। 24 अप्रैल 1993 को ये जो है कि संविधान संशोधन हमारे देश में लागू किया गया था। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें कि आर्टिकल 243 को से लेकर के 243 9 तक जो है कि जोड़ा गया है। और इसको जोड़ने के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है कि काफी बढ़ गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है साफ साफ कि हमारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो। लोकल लोगों तक, ग्रामीण स्तर तक, समाज के निम्न वर्ग तक भी जो है कि सत्ता का जो है कि सत्ता में सहभागिता बढ़े। आवाज ठीक है। आवाज आवाज फंस रहा है सर। आवाज फंस रही है? हेलो। नहीं आवाज सही आ रही है। फंस रही। ठीक है ना? इधर तो फंस ठीक, ओके। इधर तो फंस रहा था सर। आवाज अब ठीक है? ओके। तो ये सारा चीजें जो है कि पंचायती राज का प्रावधान लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को जब लागू किया गया तो इसमें जो है कि कुछ अनिवार्य प्रावधान बनाए गए हैं, कुछ प्रावधान जो है कि स्वैच्छिक बनाए गए हैं जो आपको लिखना है। ठीक है। तो अनिवार्य प्रावधान के तहत क्या किया गया है? सबसे पहले पंचायती राज में ये बोला गया है कि ग्राम सभा का आप गठन कीजिए। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताइए ग्राम सभा का? सिर्फ गांव के वे सभी व्यक्ति जिसका नामकरण ये जो मतदाता जो सूची में पंचायती राज के वोटिंग सिस्टम के लिए जो है कि लिस्टेड हैं, वो सारे व्यक्ति जो है कि ग्राम सभा के पार्ट होते हैं। गांव के तीनों, जी सर, पंजीकृत मतदाता की संख्या कह सकते हैं। हाँ हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग के तहत पंजीकृत मतदाताओं की जो भी संख्या है वो जो है कि उस ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं। ठीक है। गांव स्तर पर, पंचायती स्तर का 3 लेयर हम लोगों ने बनाया है। इसका ये प्रावधान किया गया है कि गांव के स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और जो है कि जिला स्तर पर। तो गांव के स्तर पर हम लोगों ने पंचायत बनाया है। जो ब्लॉक स्तर पर है वो हम लोगों ने पंचायत समिति बनाया है। और जिला के स्तर पर जो है कि जिला परिषद बनाया है। जो ग्रामीण के स्तर पे है उसमें जो है कि हम लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं। और माध्यमिक और अपर स्तर पर जो कि पंचायत समिति के स्तर पर और जिला परिषद के स्तर पर जो है कि हम लोग प्रखंड में प्रमुख और जो वहाँ पे जिला परिषद, इस दोनों का नियुक्ति क्या करते हैं हम लोग इंडायरेक्ट तरीके से करते हैं। उसके बाद जो है कि पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष किया गया है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण तय किया गया है। और सभी स्तरों पर 1/3 महिला का आरक्षण फिक्स है। आपके बिहार में ये चीज देखने को मिलेगा कि महिला का आरक्षण 50% है। बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर आपका शायद छत्तीसगढ़, इस तरीके से महाराष्ट्र भी है। इसमें 10 से 11 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि पंचायत में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया है। तो बिहार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को जो है कि 50% आरक्षण दे दिया गया था। उसके बाद जो है कि पंचायतों का एवं मध्यवर्ती स्तर पर जो भी पंचायती राज के हैं उसको कार्यकाल 5 वर्ष तय कर दिया गया है। और पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है कि समाप्त होने के 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव होना चाहिए। पहले प्रॉब्लम क्या था पंचायती राज में पता है? जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, इससे पहले पंचायती राज कहीं कहीं पे था, किसी किसी राज्य में वो राज्य के मर्जी पे निर्भर कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि उनका रेगुलर चुनाव नहीं होता था। तीसरा बात ये है कि वो पंचायती राज का मान लो चुनाव हो गया 3 साल तक हो गया, उसके बाद पंचायती राज को जो है कि वो भंग कर देता था राज्य अपने मन से। और कोई भी व्यक्ति अपने पावर को छोड़ना नहीं चाहता है, वो चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। इसमें क्या हुआ, राज्य के ही पावर को ना छीन के लिया गया। अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से कृषि में, सड़क निर्माण में, आधारभूत संरचना में,
महिला स्वास्थ्य में, उसके बाद फिर जो है कि उसके शिक्षा में, किस तरीके से अलग अलग स्तर पर ये पंचायती राज काम भी करता है। ठीक है। उसके बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो है कि वित्त आयोग का गठन करना ये अनिवार्य प्रावधान है। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना ये अनिवार्य प्रावधान है। ये बताइए कि जो आपका एमएलए का इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है या फिर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है? राज्य निर्वाचन सर। एमएलए का इलेक्शन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है या फिर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है? राज्य निर्वाचन कराएगा सर। राज्य सरकार का निर्वाचन आयोग होता है वो। क्या बोल रहे हैं अमित? एमएलए और एमपी का चुनाव सेंट्रल पार्टी है, मतलब कि सेंट्रल लेवल का जो चुनाव आयोग है, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, वो करवाता है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। निकाय का जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। ये इस गलत फहमी में कतई ना रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग एमएलए का चुनाव करवाता है, नहीं करवाता है। एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव, जो स्टेट लेवल का चुनाव होता है, जो पटना का चुनाव होगा, जो नीतीश कुमार लोग का चुनाव होता है, ये कोई राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है लोकल बॉडीज का इलेक्शन कंडक्ट करवाना। ठीक है, इसलिए इसमें मत फंसिएगा, मैक्सिमम लोगों का ये आंसर गलत था। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन क्या एमएलसी का जितना चुनाव होता है पंचायत लेवल से ऊपर, लोकल बॉडी से ऊपर, सब उसका काम है। एमएलसी भी तो विधानसभा का होता है ना? हाँ, विधान परिषद ही है ना, विधान परिषद का सदस्य होता है ना। उसका चुनाव करवाने का काम जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग जिसको कहते हैं आप, जो दिल्ली वाला है वो करवाता है, ना कि आप पटना वाला करवाएगा। पटना वाले का काम है लोकल बॉडीज का चुनाव करवाना। एमएलए और एमपी और एमएलसी का तीनों का ये चलता है। हाँ, सबका चुनाव वही करवाता है। ये लोकल बॉडीज का ही चुनाव जो है ये लोग करवाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होता है वित्त आयोग। आपको पता है कि वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, और एक जो है कि आर्टिकल 243 जे के तहत शायद किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन। दोनों वित्त आयोग में अंतर है। जो वित्त आयोग आप सेंट्रल लेवल पर पढ़ते हैं, वो वित्त आयोग का काम है, क्या कहते हैं, आपका सेंटर से स्टेट में जो पैसा डिवॉल्यूशन होता है, वहां से जो कर आता है, करों के वितरण के लिए वो बनाया जाता है। जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये पंचायती राज अधिनियम में ही लिखा हुआ है कि हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है, और राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों को पैसा देने के लिए स्टेट के टैक्सेस में पंचायत का कितना हिस्सेदारी होगा, लोकल बॉडीज का कितना हिस्सेदारी होगा, इस बात को तय करने के लिए जो है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को क्लियर रखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए बना हुआ है, जो राज्य वित्त आयोग है वो लोकल बॉडीज को टैक्स में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए बनाया गया। अभी आपको लिखा भी देंगे कि किस किस आर्टिकल में किसका किसका जिक्र है, इसका ऑडिट करने का भी जिक्र है, सारा चीज एक एक करके बनाया गया है। ठीक है, जो 243 आई आर्टिकल है, इसी में जो है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है। आपको ये एक एक करके सारा आर्टिकल जो 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अभी बता देंगे सारा, 29 विषय वगैरह भी सब बता देंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारे प्रावधान थे, ये थे अनिवार्य प्रावधान। उसके बाद कुछ जो है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्वैच्छिक प्रावधान भी किए गए हैं। स्वैच्छिक प्रावधान क्या किया गया है कि पंचायती राज के सदस्य के संस्थाओं में जो है कि विधानमंडल के दोनों प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। उसके हेड होते हैं, जैसे कि आपका जिला मंत्री, जिला में जो है कि मंत्री होता है, उसी तरीके से कुछ कुछ लोगों को कहीं कहीं किसी किसी राज्य में हेड के तौर पे कुछ मंत्री को दे दिया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में ये व्यवस्था नहीं है। पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो है कि उसका आरक्षण देना स्थानीय स्तर पर वो राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि आप चाहें तो अपने पिछड़े वर्ग का आरक्षण दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया कि 1/3 महिला का आरक्षण ये तय है, और 80 एसटी का जो आरक्षण है उस पंचायत में कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसका आरक्षण तय है। आप कहेंगे कि किसी पंचायत में सर 80 एसटी है ही नहीं, 80 एसटी है ही नहीं, तो उसका आरक्षण ही तय नहीं होगा, क्योंकि उसका सीट होगा तभी तो। आप देखते होंगे कि जब पंचायत में इलेक्शन होता है तो कई बार होता है कि इस बार मुखिया का सीट महिला सीट हो गया है, इस बार मुखिया का सीट जो है कि 80 सीट घोषित हो गया है। वो रोटेशन में चलते रहता है, हर 2 साल 3 साल में वो बदलते रहता है। तो आरक्षण को रोटेशन बेसिस पे ही लागू किया जाता है। इसलिए आपको दिखता होगा कि मुखिया का सीट इस बार महिला सीट हो गया है, तो मुखिया नहीं लड़ेंगे, मुखिया की पत्नी जी लड़ेंगे। अब फिर एक कॉन्सेप्ट उठ के आता है पंचायत में, क्या, मुखिया पति। ये सुने है ना ये टर्म,
जी सर। हम्म। जी सर। जी सर। तो उसके बाद जो है कि पंचायत को जो है कि स्थानीय सरकारों को उसको अधिक से अधिक शक्तियां देना, ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि आप उसको अधिक से अधिक शक्तियां दें। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और योजनाओं तैयार करने के लिए शक्ति का दायित्व देने के लिए जो है कि संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों को तो दिया ही गया है, और कुछ कार्य चाहे तो ये राज्य अपने स्तर पे भी उसको दे सकता है। उसको जो है कि वित्तीय सहायता देना, एक तो राज्य वित्त आयोग अनिवार्य रूप से है, उसके अलावा भी वो चाहे तो किसी तरीके का जैसे मेला कर है, पथ कर है, कुछ कुछ जो है कि किसी किसी चीज पे शुल्क लगा सकता है। ये अगर स्टेट बोल देगा कि हाँ आप इस मामलों में शुल्क लगा सकते हैं तो वो लगा सकते हैं। इसका क्रिटिसिज्म यही है कि पंचायत को एक तो पर्याप्त शक्ति राज्य सरकार नहीं देना चाहता है। दूसरा क्या है कि जो स्थानीय निकाय है उसके उसके पास अपना कोई बहुत बड़ा वित्त का कोई व्यवस्था नहीं है, खुद से कोई वित्त कलेक्ट नहीं करता। आप जानते होंगे कि बिहार का कोई भी पंचायत है, वहां कोई टैक्स कलेक्शन, मुखिया के पास कोई राइट नहीं है टैक्स कलेक्शन का। ये एक फॉल्ट है कि उनके पास पावर तो है लेकिन उनको टैक्स कलेक्शन का राइट नहीं है। तो हो क्या रहा है आज के समय में पंचायती राज विभाग में कि पंचायत का जितना भी व्यवस्था बन के आता है वो आता है राज्य से बन के कि यहाँ यहाँ इतना इतना जो है कि आपका नली गली बनेगा, उसके बाद फिर इतना जो है कि सोलर लाइट लगना है, ये सभी बताएंगे कि कौन कौन सा काम ये लोग करते हैं। तो वो तय होता है राज्य से, पटना से जैसे तय करके भेज दिया गया कि हर ब्लॉक में इतना जो है कि आपका चापाकल लगना है, इतना सोलर लाइट लगना है, इतना जो है कि क्या कहते हैं नली गली में इतना किलोमीटर रोड बनना है, इतना इंदिरा आवास बंटना है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उसके बाद जो है कि इतना पशु शेड बनना है, इतना मेला हाट बनना है। इस बार अभी दिया है बिहार सरकार में कि हर प्रखंड में एक स्टेडियम होना चाहिए। तो इस तरीके से मैटर वहां तय होता है पटना में और आता है हर पंचायत में। होना क्या चाहिए था, हर प्रखंड में आता है। होना क्या चाहिए था कि हर प्रखंड अपना मैटर तय करता, हर प्रखंड के पास अपना टैक्स पूल रहता, अपना पैसा होता, कुछ पैसा उसको जो है कि राज्य से विधानमंडल से भी मिलता और कुछ पैसा खुद से भी जो जुटा सकता, तो अपना डिसीजन मेकिंग पावर उसका खुद मजबूत हो जाता। लेकिन जो कि पैसा नहीं है बेचारा, करे तो करे क्या, जो पैसा ऊपर से आता है उसी में से पैसा प्लस योजना दोनों बन के ऊपर से आता है। इन लोगों को सिर्फ इतना तय करना रहता है कि ये ठो गली पहले बनाएंगे, ये ठो गली बाद में बनाएंगे। तो ये सर एक स्थिति है। क्वेश्चन था सर, हाँ बोलो। बोले थे सर जो रूम ये थी सॉरी क्या बोलते हैं सर, होम रेंट जो होता है सर, क्या? होम टैक्स कलेक्शन जो करती है गवर्नमेंट, हाँ वो सर किनके थ्रू होता है सर? नगर निगम, नगर निगम। वो नगर निगम तो सर शहरी स्थानीय स्वशासन में आएगा ना सर? स्थानीय स्वशासन के तहत इनसे थोड़ा सा ज्यादा अधिकार है उनको, क्योंकि उसके पास जो है कि हम क्या कहते हैं इसको हाउसिंग टैक्स बोला जाता है, होर्डिंग टैक्स उसको बोला जाता है, वो कलेक्ट करने का उनको अधिकार है कुछ कुछ। तो वो आपका जो नगर पंचायत वाला है उसमें जब पढ़ेंगे तो तब उसमें पढ़ेंगे। आपको इसमें नहीं है, आपके ग्राम पंचायत में कोई टैक्स नहीं लगता होगा, आप देखे होंगे। ठीक है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ पंचायती राज में अगर मान के चलिए स्थानीय स्वशासन का निकाय का चुनाव हो गया और मुखिया जो भी है बन गए, क्या वो भंग किए जा सकते हैं? मुखिया भंग किए जा सकते हैं। वो उसका अगर वार्ड मेंबर आधा से ज्यादा अगर हो जाता है तो वो भंग कर देता है, उसके विपक्ष में हो जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ है, ये भंग किया जा सकता है। भंग करने में उप मुखिया ना भंग होता है सर, मुखिया थोड़ी भंग होता है। मुखिया भी भंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक वार्ड में 11 वार्ड का एक पंचायत बना हुआ है, उसमें से आधे से अधिक उसका वार्ड मेंबर उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, तो लिख के देगा वो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को, भंग कर सकता है। लेकिन उसके लिए बकायदे वोटिंग वगैरह का सारा प्रावधान होता है, जैसे वहां आपका प्रमुख में होता था ना, इसमें सॉरी मेयर में जैसे होता था उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो मेयर वाला तो सिस्टम इस बार नीतीश कुमार ठीक कर दिए कि मेयर का चुनाव ही अलग से होगा। तो ये भंग करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है कि बिहार में, इसका अगला ही क्वेश्चन क्या था कि बिहार के संदर्भ में ग्रामीण स्तरों पर सरकार ने क्या क्या पंचायत में काम किया है। तो आप बताइए कि क्या क्या काम अलग अलग क्षेत्रों में करने के लिए है। कृषि क्षेत्र में कौन क्या क्या काम कर सकता है, अलग अलग देख लेंगे हम लोग। कृषि देख लेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में देख लेंगे, सामाजिक कल्याण में देख लेंगे, इस तरीके से महिला उत्थान के लिए देख लेंगे, शिक्षा के लिए देख लेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में क्या क्या कर सकता है, तो कृषि के क्षेत्र में एक भूमि सुधार कार्यक्रम चला सकता है। उसके बाद लघु सिंचाई आप देखते हैं कि वो क्या कहते हैं जो गांव में होता है उसको क्या बोलते हैं, नहर वगैरह, वो छोटा छोटा जो नाली वगैरह रहता है ना, जैसे पानी जाता है खेत में, वो उसको खुदवाया जाता है। भूमि संरक्षण का काम, उसके बाद फिर जल प्रबंधन का काम,
उसके बाद जो है कि लघु सिंचाई के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम, ये सारा कार्य जो है कि कृषि के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ये लोग करते हैं। संरचना जो वन रोपण भी तो होता है सर। हाँ, वो बांध वगैरह जो बनाता है ना, वो सारा ही काम है। हाँ, वन रोपण का भी काम है, ये करते हैं ये लोग। अब तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया कर दिए सर, जहाँ जहाँ वो रोड बना रहे हैं उसके किनारे पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। वो पंचायती राज में तो खैर काम अच्छा ही हो रहा है उनका। उसके बाद जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या काम होता है, तो सबसे पहले तो ग्रामीण सड़क बनाना, गली नाली बनाना, पेयजल का प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट लगाना। उसके बाद फिर जो सार्वजनिक स्थल है उसका प्रबंधन करने के लिए है। मनरेगा जब से लागू हुआ है बिहार में, तब से इन सारे कार्यों में जो है कि काफी वृद्धि हुआ है। आपको पता होगा कि बहुत सारा सड़क जो है पंचायत में वो मनरेगा के तहत ही बन जाता है। तो मनरेगा से पैसा आता है। पैसा आता कहाँ से? एक मनरेगा में पैसा आता है, एक जो है कि 15 फाइनेंस अभी चल रहा है उसमें पैसा आता है, या फिर एक सिस्टम है 3 जगह ब्लॉक में पैसा आता है, इसी में पैसा रहता है, उसी से जो है कि पंचायत का काम होता है। म्यूट कर लेंगे, ठीक है। उसके ये हो गया। तो ये आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बोलेगा तो क्या बोलेंगे? एक तो ग्रामीण सड़क, गली नली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सरकारी जो है कि क्या कहते हैं जो जमीन है उसका प्रबंधन करने के लिए ये सब काम। उसके बाद आजकल एक स्वच्छता का काम दे दिया गया है पंचायत में। देखेंगे हर पंचायत में जो है कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग उठाने के लिए आता है, एक स्वच्छता का भी काम कर रहा है। पंचायत भवन बहुत कुछ बना है। जो पंचायत भवन बनाया गया है वो भी बनाया गया है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हर पंचायत में एक लाइब्रेरी भी बनाया गया। बहुत सारा काम इन लोग, पुस्तकालय का काम इनको दिया गया है। तो वो सौंदर्यीकरण करना, कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, शब्दागिरी हो गया, विद्युत शब्दागिरी हो गया, काजी हाउस हो गया। इस तरीके से ढेर सारे ये काम करते हैं। अगर आप गिनने लगेंगे तो इसके कामों की संख्या कोई कमी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या करते हैं, तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षा का निगरानी करता है। वो पढ़ाने के लिए कोई नहीं जाता है पंचायत से, ऐसा नहीं मुखिया जी पढ़ाने चले जाएंगे। पौड़ शिक्षा वाला जो होता है ना, पौड़ शिक्षा मतलब क्या, जो बूढ़े लोगों को एजुकेशन हम लोग देते हैं, उसमें तकनीकी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, इस तरीके से व्यावसायिक प्रशिक्षण, इस तरीके के लिए जो है कि कुछ कुछ चीजें ये पंचायत व्यवस्था करता है। उसके बाद सामाजिक कल्याण के स्तर पर क्या करता है, महिला एवं बाल विकास परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत वो आप देखते होंगे कि बहुत सारे महिलाओं के लिए जो है कि आपका ये क्या क्या कहते हैं, कई बार वो चीजें बंटवाने के लिए जो आता है मुखिया जी के पास रहता है, वो दिया जाता है। उसके बाद फिर इनका जो है कि जो समाज के गरीब वर्ग हैं, गरीबी उन्मूलन का कभी कार्यक्रम चलाया जाता है। तो उसके तहत जो है कि बहुत सारे पैकेज वगैरह आते हैं उनको, तो वो दिया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको एक पेंशन भी दिया जाता है पंचायत के लोगों को, जो है कि एक स्तर पे। फिर जो बूढ़े लोग हैं उनको भी तो पेंशन मिलता है सर। हाँ, उनको भी दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है कि समाज के जो गरीब वर्ग हैं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को लेकर के, जो महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग है, जो दुर्लभ वर्ग है, उसके लिए बहुत सारा काम करती है पंचायत। उसके बाद कृषि के उन्नति के लिए भी जो है कि बहुत सारा पंचायत आपका काम करती है, जैसे कि उन्नत खाद, उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के लिए पैक्स के माध्यम से जो है कि कृषि उपज को उचित मूल्य दिलवाया जाता है। कृषि सहायता योजना चलते रहता है। उसके बाद फिर जो है कि कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना होता है इन लोगों को। पशुपालन के लिए व्यवस्था करवाना होता है, वो डेयरी हो गया, उसके बाद कुक्कुट पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। इन सारे जो है कि संबंधित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए पंचायतों में जो है कि इसकी व्यवस्था करवाई गई है। आपको ये सारा दिखता होगा कि जो एग्रीकल्चर वाले किसान को कुछ कुछ सुविधा मिलते रहता है। उसके बाद फिर वो गाय वगैरह को टीका लगाने के लिए गांव में घूमते रहता है। कई बार जो है कि 10,000 20,000 रुपया देता है कि आप लोग गाय खरीदिए, डेयरी खोलिए। वो कुक्कुट पालन जो होता है उसके लिए, मत्स्य पालन करने के लिए पंचायत में आपका तालाब खुदवा दिया जाता है। आप अपने जमीन पे जो है कि तालाब खुदवा लीजिए, उसके लिए पैसा जो है कि आपको केंद्र सरकार देगी, सॉरी ये जो राज्य सरकार पंचायती विभाग से देगी। तो इस तरीके से जो है ये सारा चीज का व्यवस्था करवाती है। और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पीडीएस का दुकान जो है, वहां पे भी उसके संबंधित कार्य किए जाते हैं। बाजार लगाना, मेलाओं का प्रबंधन करना, पर्व त्योहार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना, इसमें भी पंचायत की अपनी अपनी भूमिका है। तो इस तरीके से पंचायत क्या काम करता है बिहार में, तो आपको कई सारा चीज मिल गया। इतना अगर आप शब्द लिख लेते हैं कि बिहार इन इन चीजों में जो है कि पंचायती राज प्रबंधन में ये काम कर रहा है, और जितना पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट को अगर आप लिख देते हैं तो कई बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। उसके बाद ये सर जन जागरूकता अभियान जो चलता था, नुक्कड़ नाटक, ये सब पंचायत के थ्रू होता था क्या?
बहुत सारा काम है इसका। ये जागरूकता अभियान चलाना भी इनका काम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना, उसका प्रबंधन करना, ये बहुत सारे काम पंचायत को दिए गए हैं। अभी 29 विषय जब पढ़ेंगे ना, तो 29 विषय में सारा चीज आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा विषय है, कौन सा विषय नहीं है, और कौन सा विषय है, कौन सा नहीं विषय है, इसको याद भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या कहते हैं, पूछा गया था एक बार, बीपीएससी के ही एग्जाम में पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन से विषय पंचायती राज के नहीं है। ठीक है, शायद 68वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब इसके कमजोरी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि पंचायती राज को पर्याप्त शक्ति नहीं दिया गया है। उसके बाद जो है कि सबसे बड़ा इसका लूप होल तो ये है कि इनके पास टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है कि कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया तो गया है, लेकिन वो दोषपूर्ण नहीं रहता है। आपको पता है कि भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, भाई भतीजावाद है, डमी प्रतिनिधि जिसको हम लोग कहते हैं मुखिया पति कहते हैं, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कमजोर लोगों को, जो समाज के कमजोर तबके के हैं, जैसे महिलाएं हैं, SC ST है, उसको प्रतिनिधित्व देने का तो काम हम लोगों ने संवैधानिक संशोधन करके दे दिया है, लेकिन जो रियल रिप्रेजेंटेशन है आज तक वो ढंग से उभर के नहीं आ पा रहा है। तो धीरे धीरे जो है कि इस तरीके से आ रहा है, तो उसको हम लोग निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय सरकार जो है कि इसकी उपयोगिता साबित हो रही है। और जो है कि इस तरीके से धीरे धीरे प्रशासनिक रूप से अधिक सक्षम बनाया जाएगा, सामाजिक विकास होगा, और जो है कि सक्रिय भूमिका जब महिलाएं भी निभाने लगेंगे, समाज के हर वर्ग निभाने लगेंगे, तो यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को जो है कि भागीदारी वाले लोकतंत्र में बदल देगा, और इससे जो है कि देश का लोकतंत्र जमीनी स्तर पर तैयार होगा, और यह जो है कि एक क्रांतिकारी संकल्पना देखा जाएगा। तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र जो होता है, उसको अगर भागीदारी मूलक आप लोकतंत्र में बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो यह काम कहाँ से होगा? जब आप पंचायत को मजबूत करेंगे, लोकल बॉडीज को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है कि आपके पंचायती राज के थे, इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्या काम कर रहा है। उसके बाद होता क्या है कि पंचायती राज में जो है कि आपको कुछ विषय प्रोवाइड करवाए गए हैं। 29 विषय हैं। 29 के 29 विषय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको पूछा जाता है। तो 29 विषय में सबसे पहला विषय कौन सा है? कृषि है। उसके बाद क्या है? दूसरा विषय भूमि सुधार संबंधित जो कार्यक्रम है, तो भूमि विकास है, भूमि सुधार है, चकबंदी है, भूमि संरक्षण है, ये सब क्या है? इसके विषय हैं। उसके बाद सिंचाई में जाएंगे तो लघु सिंचाई हो गया, जल प्रबंधन हो गया। उसके बाद फिर जो आपका जल विभाजन का क्षेत्र होता था, वो भी इनके विषय में आता है। उसके बाद अगर पशुपालन के क्षेत्र में जाएंगे तो पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, ये भी पंचायती राज के विषय हैं। उसके बाद मत्स्य उद्योग है, ये भी पंचायती राज के विषय हैं। उसके बाद लघु वन उपज हमारे बिहार में तो नहीं है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में जाएंगे तो वहां पे चूंकि हर पंचायत क्या है, वन से घिरा हुआ है, तो उसमें जो भी तेंदुआ पत्ता आता है तो वो वगैरह उसको चुनने का अधिकार उनको दिया गया है। लघु वन उपज उसी का है। सामाजिक वानिकी जिसको कि आप सोशल कम्युनिटी फॉरेस्टिंग कहते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे लगाना। उसके बाद ये जो है कि फॉर्म बनाते हैं बहुत लोग। वो आपको पता होगा कि 1-2 बीघा के जमीन पे जो है कि 2 रुपया पर वृक्ष के हिसाब से आप अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, और 120 रुपया पर मंथ करके शायद वो पंचायत में पैसा देती है उस वन के, उस पौधे के संरक्षण के लिए। पंचायती राज विभाग के तरफ से पैसा मिलता है। उसके बाद लघु उद्योग हो गया, जिसके अंदर जो है कि फूड प्रोसेसिंग का भी कुछ काम हो गया, जैसे अचार वगैरह बनाना, ये सब किसके अंदर है? तो ये पंचायती राज के अंदर ही है। उसके बाद खादी ग्रामोद्योग उद्योग हो गया, जहाँ पे चलता है वो चरखा वगैरह चलता है, वो भी इसी के अंदर आता है। कुटीर उद्योग छोटा छोटा, जैसे कि वो क्या कहते हैं, पत्ता बनाना, बीड़ी बनाना, उसके बाद दिया सलाई बनाना, ये सब जो छोटा छोटा अगरबत्ती बनाना, ये सब जो कुटीर उद्योग है, इस तरीके के उद्योग का भी विषय पंचायती राज में दिया गया है। ग्रामीण आवासन, जो आपको प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत आपको घर मिलता है। पेयजल, तो आपको पता है कि हर घर नल जल के तहत जो है कि आपके यहाँ नल जल पहुंचा हुआ है। ईंधन, चारा, ये सब, सड़क, पुल, पुलिया, फेरी, जलमार्ग, ये जितने भी चीजें, ये पंचायती राज के ही विषय हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंदर विद्युत वितरण शामिल है। ग्रामीण विद्युतीकरण का कुछ चीज जो है कि पंचायत रेगुलेट कर सकता है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा, यहाँ से जो है कि चरखंबा जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ये भी इसके विषय हैं। ये सब, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण जो है ना, आपको लगेगा कि नहीं पंचायत इसमें कुछ नहीं करता होगा, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंदर की ग्रामीण विद्युत वितरण शामिल है, ये पंचायती राज का विषय है। ठीक है। उसके बाद फिर अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो है, ये भी पंचायती राज विषय है। इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है। गरीबी उन्मूलन आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये पंचायती राज का ही विषय होगा, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण भी पंचायती राज का ही विषय है। उसके बाद तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये भी पंचायती राज का विषय है कि पंचायत चाहे तो अपने लोगों को तकनीकी शिक्षा दे सकता है। मेरा कहना यह है कि ये जो बहुत सारे विषय हैं, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा,
पुस्तकालय, ये भी पंचायती राज का विषय है। सारे पंचायती राज के विषय जितने 29 के 29 विषय हैं, ये सारे आपको लागू होते हुए बिहार में नहीं दिखेंगे, क्योंकि लागू करने के लिए रूल बनाना पड़ता है, फाइनेंस देना पड़ता है। ना तो रूल बनाया गया है, ना ही फाइनेंस दिया गया है, तो आपको सारे विषय नहीं दिखेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो अभी स्वच्छता वाला विषय इस बार लागू किया गया है कि आपके गांव में जाके वो डस्टबिन सबके घर में बांटा गया, 25 रुपया शायद लेता भी है पर मंथ। उसके बाद घर घर से वो डस्टबिन उठाता है, नाली गली वगैरह साफ करता है, और जो है कि पंचायत के सड़कों पे झाड़ू लगाता है। तो इस बार उसको लागू किया गया है। परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति हैं उसके कल्याण के लिए भी विषय दिए गए हैं आपके पंचायत में। दुर्बल वर्गों को, उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण करने के लिए सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, ये भी पंचायत में दिया गया है। और सामुदायिक अस्तित्वों का जो संरक्षण है, ये भी पंचायती राज का ही विषय है। तो इस तरीके से 29 विषय हैं। 29 विषय का लिस्ट आप लोग बना करके इसको कायदे से याद कर लीजिएगा, तब जाकर के पंचायती राज का जो है कि एक सेक्शन आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर आपको पंचायती राज में जो आपके क्या कहते हैं अनुच्छेद दिए गए हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 243 में क्या दिया है, परिभाषा दिया है। 243 ए में जो है कि ग्राम सभा दिया है। 243 बी में पंचायतों का गठन दिया गया है। 243 सी में जो एक पंचायत की संरचना का बात करता है। 243 डी जो है, ये स्थानों का आरक्षण जो है, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है कि आरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम के किस आर्टिकल के तहत है, तो 243 डी के तहत है। तो आपको अब इस डेप्थ तक जाके पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, इसको हम लिखा देते हैं। लिखा क्या देंगे, हम लिख के दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। इसमें सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो अपनी तरफ से ही हम लिख के आपको दे देंगे। तो इस तरीके से जो पंचायती राज वाला क्वेश्चन था, पंचायती राज में क्वेश्चन जो भी पूछा गया आपको कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का आधारभूत प्रावधान के बारे में बताइए, तो आधारभूत प्रावधान यही है आपको जो बताया मैंने। स्वैच्छिक प्रावधान भी यही है। पंचायती राज क्या क्या कार्य करता है, पंचायती राज के जितने भी कार्य थे मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि और कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, ये 2 ही 3। सर इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में सर जितने भी विषय जोड़े गए हैं सर 29 ऐसे विषय जो जिनका उल्लेख है, ये पंचायतों को जो मतलब विषय मिले हुए हैं, पावर जो है, इसका निर्धारण देखा जाए तो विधानमंडल ही करती है ना सर। विधानमंडल नहीं करके दिया है और क्या नहीं देना है। ठीक है, ये निर्धारण विधानमंडल ही करता है। कौन सा सर विषय ये देना है। बिहार में अगर ये पूछ रहा था पंचायती राज का भी कितना क्या क्या हुआ है, तो इसको आपदा या कोई महामारी है उससे भी तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना जब हुआ था तो उस टाइम पंचायत का भी उसमें बहुत भूमिका था। कोई भी योजना थी तो उसको पंचायत, मनरेगा था तो फिर उसको पंचायत की जो भी योजनाएं थी उससे ऐड करके किया गया। और जो भी कोरोना से जैसे जितने लोग पीड़ित थे तो आ रहे थे, तो बाहर से जो लोग, तो उन्हें पंचायत की सहायता से कहीं ठहराया जा रहा था, या सामुदायिक जो रसोई घर का कॉन्सेप्ट था, तो ये सब में पंचायत का कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भूमिका था सर। उसमें भूमिका बढ़ गई, आप लिख सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण स्तर पे है ना सर, स्वास्थ्य का जो है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का देखभाल भी ग्रामीण स्तर पे होता है, तो उसका प्रावधान है सर कि वो तो स्थानीय स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने बताया। हाँ, स्थानीय तो उसी के अंदर कोविड का जो भी प्रॉब्लम था वो आ जा रहा था, इसलिए स्थानीय शासन द्वारा उसको देखभाल किया जा रहा था। इससे बहुत सारा लाभ, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से यही सारे प्रावधान आपके पंचायती राज के, ठीक है। जो अगला हम लोगों को पढ़ना है वो न्यायपालिका पढ़ना है। इसमें आपको लिख के हमको देना यही है, या तो लिखा देते या लिख के देते, तो हम खुद ही लिख के दे देंगे आपको, ठीक है। इसके जो भी एक तो परिभाषा क्या है पंचायती राज का, उसके बाद कितने इसमें आर्टिकल हैं, उसके बाद इसमें कुछ पीटी की दृष्टि से ये भी पढ़ना है, अशोक मेहता समिति, जीबी राव समिति, उसके बाद फिर एलएम सिंघवी समिति, ये जितना भी है इसको बलवंत राय मेहता समिति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था 55 विकास खंडों में, उसको उसका कार्यक्रम की क्या समीक्षा हुई, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, आर्टिकल 40 में क्या था, लॉर्ड रिपन ने क्या क्या किया था, इसको वो ये सारा जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको पीटी की दृष्टि से, जो कि बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। मेंस की दृष्टि से जो मैंने बताया अभी, इसमें मेंस की दृष्टि से यही पढ़ना है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये भी चलता है, इसको भी पढ़ना है। पेशा अधिनियम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है कि पिछले साल पेशा लागू किया गया था। पेशा एक्ट भी जो है कि पंचायती राज को ही बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो उसके बाद जो है कि किस किस स्तर पे कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उसका निर्वाचन कैसे होता है, ये सारा। फिर ग्राम सभा क्या है,
ये चीजों को आपको इसको पढ़ने के लिए दिया गया है आपके। इसके पीटी में जो है कि बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इसको जब डिटेल में बताएंगे तो वो सारा चीज बता देंगे। और मेंस की दृष्टि से जो भी आपके इम्पोर्टेंट चाहे विषय हैं या फिर आर्टिकल है, उसको हम लिख के दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मेंस की दृष्टि में, क्योंकि 2 ही 3 सवाल पूछे गए हैं, उससे ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। और सवाल भी रिपीटेटिव नेचर के ही हैं कि 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताइए और बिहार में ये क्या क्या हुआ है ये बताइए। और एक जो है कि आपको पढ़ने के लिए है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, जिसमें कि 50% आरक्षण जो है आपको महिलाओं को दिया गया है। ठीक है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भी स्पेशली जो है कि बनाया गया है। जब ये सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने ही बनाया था। तो ये बीपीआरओ का जो आप देख रहे हैं पोस्ट, ये सारा उन्हीं का क्रिएट किया गया है। ठीक है। जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है न्यायपालिका।